दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेकिन कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए आपको एहतियात ज़रूर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना अब अचानक बढ़ना शुरू हुआ है। मेरे अपने कैलकुलेशंस में और अपने ज़राए के मुताबिक चूँकि हुकूमत पाकिस्तान का ये इंटरेस्ट था कि चीनी सदर पाकिस्तान आएँ, और उस वजह से पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत शिद्दत से कोशिशें की, और कोरोना को, और फिर आवाम को भी कुछ समझ आई, तो कोरोना की लहर में कुछ उस शिद्दत में काफ़ी कमी आई। लेकिन उसके बाद फिर वही बदएहतियाती जो हमारे यहाँ एक रूटीन है वो शुरू हो गई, और उसके नतीजे में पहले भी कोरोना केसेस कुछ इमर्ज होना शुरू हुए। लेकिन अब पिछले चंद दिनों से बहुत तवातुर के साथ कोरोना केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में एक स्कूल है जिसमें तकरीबन उसके तलबा की तादाद हज़ारों में है। उसमें एकदम से 150 तलबा में कोरोना वबा की अलामात सामने आई, और फिर उस स्कूल को बंद करना पड़ा। वो खाली स्कूल ही नहीं, कॉलेज भी है। पिम्स हॉस्पिटल में कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की बड़ी तादाद को कोरोना हुआ। 40 का फिगर सामने आया। उससे पहले 28 पैरामेडिक्स और दीगर स्टाफ के लोगों को में कोरोना अलामात सामने आई। पिम्स भी एक बहुत बड़ी जगह है, तो एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन नेशनल माफ़ कीजिएगा, NCOC, नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर जो है, उसने अभी जारी किए हैं गाइडलाइंस। कोरोना के हवाले से गाइडलाइंस जारी किए, लेकिन उनकी खिलाफ वर्जी पर कोई प्यूनिटिव एक्शन जो है वो, उसका अभी कोई कानून भी उस तरह से नहीं बना। और प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हैं। लेकिन आज एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या बात हम आपको बताते हैं कि कोरोना के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पंजाब में एक सियासी वर्कर पर मुकदमा कायम कर दिया गया है। ये कोरोना का पहला सियासी इस्तेमाल इसको समझा जाएगा, और समझा जाना चाहिए भी। इस इजमाल के की तफसील तफसील कुछ ऐसे है कि एजाज अहमद शमा नामी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और वजीराबाद शहर में वो रहते हैं। नॉन फिगर हैं वैसे पंजाब में। उनके घर बिलावल भुट्टो जरदारी ने रुकना है परसों, जब वो लाला मूसा से जहाँ वो कल पहुँचेंगे, और परसों दोपहर में जब वो वहाँ से निकलेंगे गुजरांवाला के लिए, या शाम में निकलेंगे, तो उस वक्त वजीराबाद में एजाज समा की रिहाइशगाह पर रुक कर वो वर्कर्स के इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। सिर्फ वर्कर ही नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, अगर बिलावल भुट्टो जैसी शख्सियत वजीराबाद में जाएगी तो कुछ और लोग भी वहाँ जमा होंगे, फिर वो उस जुलूस का हिस्सा बनकर आगे गुजरांवाला तक जाएंगे। इसी हवाले से एजाज समा के घर में कोई मीटिंग थी, और फिर आज सुबह वो पर्चा सामने आया। उसमें पुलिस ने कुछ दफात भी लगाई हैं, कोई बहुत ज़्यादा सख्त दफात नहीं है, माइनर दफात हैं। लेकिन ये बड़ी बात के तौर पर सामने आया है कि पहली बार कोरोना का मुकदमा कायम हुआ है, कोरोना के नाम पर मुकदमा कायम हुआ है, और ये किसी पॉलिटिकल वर्कर पर एक सियासी एक्टिविटी के हवाले से मुकदमा बना है। ये आगे चलकर हुकूमत के लिए नेक नामी का बायस नहीं बनेगा, क्योंकि जब हुकूमतें इस किस्म के फैसले करती हैं, और फिर इमरान खान साहब जो पुलिस के सियासी इस्तेमाल के बड़े शाकी रहे हैं, वो उनकी अपनी हुकूमत में जब पुलिस का ये इस्तेमाल होगा, हमने अभी चंद दिन पहले भी देखा है, उससे पहले लैब का इस्तेमाल भी देखा है, तो हुकूमत की नेक नामी में कुछ इजाफा नहीं होगा, बल्कि शायद बदनामी में इजाफा होगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें लगी हुई है, उनके एजाज समा के हक में भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। कमर जमान कायरा साहब ने भी बात की, शेर रहमान ने बात की। गुजरांवाला में अभी जो 2 रोज़ पहले वर्कर्स गिरफ्तार किए गए, उसके हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की। लेकिन नाज़रीन, परसों जलसा है, और आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक मेरी ऑब्जर्वेशन में ये बात सामने आई, और मुझे हजम नहीं हो रही है कि ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नून, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इनके उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं, और कोई इंतखाबी इताद भी नहीं हुआ, ना ही मकामी सतह पर अभी तक किसी सीट एडजस्टमेंट की इतलात है।
लेकिन पीडीएम में जब ये इकट्ठे हैं, मिलकर गुजरांवाला के जलसे को कामयाब बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुजरांवाला के जलसे को कामयाब बनाने के लिए पंजाब में डिवीजनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सिटी लेवल पर अपनी तंजीमों की मीटिंगें की, मुख्तलिफ जो चैप्टर्स हैं पार्टी के, जो मुख्तलिफ मसलन यूथ विंग है, डॉक्टर्स विंग है, वकला विंग है और इस किस्म के जो दीगर विंग्स हैं, उनकी मीटिंग्स भी हुई और फिर जलसे को कामयाब बनाने के लिए भरपूर फैसले किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो है वो पीडीएम के जलसे के झंडे लगाते हुए गिरफ्तार किए गए 2 रोज़ पहले। लेकिन एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई हमने तो 32-33 साल की सहाफत में ये सीखा है कि ऑब्जेक्टिव होकर बात करनी है, तो अगर हुकूमत कोई गलत काम करती है तो हम उस पर शदीद तनकीद करते हैं। इसी तरह अगर अपोजिशन में कुछ चीज़ दिखाई देगी तो वो भी आपके सामने लाना हमारा फ़र्ज़ है। तो हमने पीडीएम के जलसे के हवाले से ये देखा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर एक मुकदमा कायम हुआ, वर्कर्स गिरफ्तार हुए, और आज एजाज शर्मा के खिलाफ जो कोरोना के सियासी इस्तेमाल की एक मिसाल सामने आई, मौलाना फजलुर रहमान जो आसिफ अली जरदारी के यार गार बताए जाते थे कुछ दिन पहले तक, नून लीग भी यही कहती थी और फिर पीपल्स माफ़ कीजिएगा पीटीआई भी यही कहा करती थी, वो अब अचानक नून लीग के इत्यादी हो गए हैं। नून लीग और वो बाम शीरो शकर है मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद एक आध लीडर ने मजम्मत की हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की गिरफ्तारियाँ हों या ये मुकदमा हो मुस्लिम लीग की जानिब से, यानी मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया, कोई तनकीद सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी इस मामले में अकेली खड़ी दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी की से हमने बारहा ये सवाल भी किया, पीपल्स पार्टी की अपनी मजबूरियां भी हैं इस वजह से, और सियासी इत्तेहाद को कायम रखना भी होता है, तो वो उन चुभते हुए सवालात का जवाब नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये दावा था कि पीडीएम पे बिलावल भुट्टो की 2 साल कोशिशों के नतीजे में वजूद में आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते थे, उन्होंने बुलाने का ऐलान भी किया था, लेकिन ये नहीं हो सकी। तो उसके बाद जब ये पीडीएम कायम हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मिला? एक सीनियर नायब सदर का ओहदा, जिसकी प्रैक्टिकली कोई आवाज़, कोई हैसियत उससे इसलिए नहीं है कि ऊपर मौलाना फजलुर रहमान सदर के तौर पर मौजूद हैं, वो खुद एक मजबूत सियासी शख्सियत हैं, और फिर सेक्रेटरी जनरल के तौर पर नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो भी एक अहम सियासी शख्सियत है और मजबूत सियासी शख्सियत है, बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान का नाम नून लीग ने तजवीज़ किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही थी कि सेक्रेटरी जनरल का ओहदा उनको मिलेगा, चाहे उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ जैसे शख्स का नाम तजवीज़ कर रखा था जो सियासी तनकीद नहीं करते, बल्कि उनके इसी रवैये की वजह से पार्टी के अंदर भी बाद लोग उनको किसी और का एजेंट समझते हैं, लेकिन बहरहाल वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, बड़ी शख्सियत हैं। तो इस वजह से लेकिन फिर उन्हें सीनियर नायब सदर बनाना पड़ा। एएनपी को सेक्रेटरी इत्तेहाद को ओहदा मिला, और एएनपी के मियाँ इफ्तिखार जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, सिर्फ वही बोले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के हक में, और अब तक वो उन्हीं के बयान सामने आए हैं। लेकिन नाज़रीन, इधर दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी चालें चली जानी। इब्तदा में ये कोशिश की गई कि इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई बड़ा ओहदा पीडीएम में नहीं मिला, कोई बड़ी हैसियत है, उसका मतलब है कि नहीं मिली, उस दरमियान में कोशिश की गई कि शेख रशीद के ज़रिए असद उमर साहब ने कई बातें की और वज़रा ने कई बातें की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई को लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई। तीनों बड़ी जमातें कुली तौर पर बाहम शीरो शक्ल दिखाई देती हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से जब भी बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी इत्तेहाद में हम सब इकट्ठे और ये मिलकर अपने फैसले किए हैं। तो इस सूरत हाल में जब गुजरांवाला का जलसा होने जा रहा है, हुकूमत ने एक और चाल चली है। हुकूमत ने पहले ये तजवीज़ थी कौमी असम्बली और का इजलास बुलाने की 19 अक्टूबर को, लेकिन और हुकूमत का फैसला यह था कि अपोजिशन को आखिरी वक्त तक ये ना पता लगने दिया जाए कि इजलास कब बुलाया जा रहा है, और फिर अचानक 16 अक्टूबर सामने आई, और आज उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया 14 अक्टूबर को, यानी कि अब अपोजिशन के पास 16 को जलसा करना है, 18 को जलसा करना है,
तो अपोजिशन के पास आने का टाइम नहीं है कौमी असम्बली में। हुकूमत इस दरमियान में वो कई बिल्स मंजूर करा सकती है कौमी असम्बली और सेनेट से जो अपोजिशन की वजह से जिनमें रुकावट आ सकती है, एहतजाज हो सकता है। लेकिन अपोजिशन भी जाहिर सी बात है वो भी सियासी खिलाड़ी हैं और शायद हुकूमत के पाए के ही सियासी खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने लोग हैं। अपोजिशन की जानिब से भी ये फैसला, अब तक हमारी जितने लोगों से बात हुई, ये फैसला सामने आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक MNA हैं और मुस्लिम लीग नून के कुछ MNAs हैं जिन्होंने शायद स्टेज पर जिम्मेदारियां अदा करनी और कुछ खिताब भी करने। उनके अलावा बाकी तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, जलसे जुलूसों में नहीं जाएंगे और यहाँ इस्लामाबाद में पार्लिमान के दोनों ऐवानों में मौजूद रहेंगे। अब देखिए हतमी शक्ल क्या सामने आती है। ताहम ये हुकूमत की बड़ी सियासी चाल है और शायद हुकूमत का ये ख्याल है कि अपोजिशन इससे नाकाम हो जाएगी। हाँ, एक बात आज हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से पूछी। हमने उनसे पूछा कि दो टोक अल्फाज में बताइए कि आप इस्तीफे देंगे या नहीं। उनका कहना था कि इस्तीफों समेत तमाम ऑप्शंस मुश्तरका फैसला है और इस्तीफ़ा आखिरी ऑप्शन है। इस्तीफे कब देने हैं, कैसे देने और किन किन ऐवानों से देने, इनका फैसला आखिर वक्त में PDM की क़यादत जब करेगी तो वो इस्तीफे भी दे दिए जाएंगे। लेकिन वो इस्तीफे उस वक्त दिए जाएंगे जब हुकूमत का खात्मा यकीनी हो, उसके नतीजे में और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है PDM के वो हासिल कर लिए जाएं उन इस्तीफ़ों के नतीजे में। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल ये भी है कि क्या अपोजिशन का मकसद सिर्फ हुकूमत को गिराना है? अगर तो हुकूमत को गिराना है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अपोजिशन की शिकायत तो हुकूमत के साथ साथ उसके पीछे मौजूद कुछ कुव्वतों के हवाले से हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत लंबी चौड़ी बातें की, बिलावल भुट्टो जरदारी करते हैं, मरियम नवाज जो है वो तीरों की बारिश करती हैं, तनकीद के तीरों की। लेकिन क्या मतलब है ये सिर्फ अब हुकूमत को गिराकर खामोश हो जाएंगे? इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हुकूमत ने एक और अहम फैसला किया। उस फैसले के मुताबिक NA 120 जिसमें बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मुंतखब हुई थी, उसके हवाले से हुकूमत का ये दावा है कि कुछ सबूत उसके हाथ लगे हैं। मुस्लिम लीग नून ने शायद कुछ अखराजात ज़्यादा किए हैं, कोई 1 अरब 20 करोड़ रुपए के करीब बताया जा रहा है, या 1.5 अरब के हवाले के करीब कुछ बताया जा रहा है। हुकूमत का ये कहना है कि उनके पास शवाहिद हैं। हुकूमत ने अपना जवाबी प्लान तैयार किया है। NA 120 के हवाले से नैब और FIA को एक्टिवेट करने की बात की जा रही है, उनसे राब्ते की बात की जा रही है। फिर शहबाज शरीफ के हवाले से बाज़ हल्कों से मुलाकातों की खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून उसकी तस्दीक नहीं करती और पीपल्स पार्टी भी उस पर कोई बात नहीं करती, क्योंकि वो सारी अपोजिशन इस वक्त इकट्ठी है। लेकिन इसी दरमियान में हुकूमत ने जवाबी प्लान जो अपना तैयार किया, उसमें वज़ीर-ए-आज़म खुद अपोजिशन को जवाब देंगे। नाज़रीन, आज राजा परवेज़ अशरफ ने एक बात की जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अक्लमंदी की बात है। उनका ये कहना था कि जो लीडर होता है, जो स्टेट्समैन होता है, उसका काम इख्तलाफ राय को कम करके इज्तिमाइयत पैदा करना है, इत्तफाक राय पैदा करना होता है और ये रोल प्राइम मिनिस्टर साहब को प्ले करना होता है। लेकिन उनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद लोगों को तकसीम करने में लगे हुए हैं। और जब दूसरी तरफ की बात अगर देखी जाए PTI के हवाले से, तो ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त दिखाई देती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जो मुशीर हैं, जो उनके मुआमिनीन हैं, वो सब उनको महाजराई की जानिब ले जा रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर कप्तान रहे हैं, मुख्तलिफ सूरत हाल से क्रिकेट कैप्टन रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ सिचुएशन से क्रिकेट के खेल में गुजरते रहे हैं। उनको इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि उन्होंने किस मशवरे पर अमल करना है और किस पर नहीं। लेकिन वो खुद फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब बता सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात पहलू और भी सामने आया है, जो यूँ समझिए कि हुकूमत की मिस गवर्नेंस का पहलू है। आज वज़ीर ख़ारजा साहब यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको बोलने का खैर बहुत शौक़ है और मैं हमेशा इस हवाले से उन पर तनकीद करता हूँ, वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, बहुत ढंग से भी बात करते हैं, बड़े वेल ड्रेस्ड हैं। उनके साथ मादर साहब और फूड सिक्योरिटी के जो वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने उनसे एक सादा सा सवाल पूछा, मादर साहब से भी और फ़खर इमाम साहब से भी। मेरा ये सवाल था कि अप्रैल के वस्त में जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो ये बता देता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं
वो कितनी मिकदार है उनकी, यानी वो गंदम का आपको बता देंगे कि जी जो 1 मई से गंदम की कटाई शुरू होगी तो कितनी गंदम पैदा हो गई है, उसके सही आदाद शुमार क्या है। सिंध में अप्रैल के वस्त भी शुरू हो जाती है। फिर जो दीगर प्रोड्यूसर्स हैं उनका उनके हवाले से भी फिगर्स आ जाते हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि अप्रैल में जब आपको ये पता चल जाता है तो मई में किस किस बुनियाद पर बड़े पैमाने पर जो है वो 15 लाख टन गंदम कहा जा रहा है कि वो की जा रही है इम्पोर्ट, उसमें से 7 लाख के करीब 7 लाख टन के करीब इम्पोर्ट हो भी चुकी है, और बाकी टेंडर भी मौजूद है टीसीपी का, यानी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मंगवाना है निजी शोबे के जरिए भी मंगवाई जा रही है। दूसरा मैंने उनसे ये सवाल किया कि एडिबल्स जो हैं यानी कि अशिया खुर्दनोश, उनकी किस फार्मूले पर अमल हो रहा है आजकल, क्योंकि उनमें रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लक्चुएशन है। आज अगर एक चीज़ 70 रुपये की है तो कल आपको 71 की या 75 की मिलेगी। इस तरह से जो कीमतें बढ़ रही हैं वो क्यों हैं। फिर हमाद अदर साहब से हमने ये सवाल किया कि जी चीनी के जब 3 लाख टन इजाफी मौजूद थी तो फिर ये बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया कि उसकी होर्डिंग या उसकी स्मगलिंग को रोका जाए। और फिर वफाकी हुकूमत के पास तो ये पूरा कंप्लीट डाटा होना चाहिए, डाटा होता भी है। एक ज़माने में मेरे ज़ाती इल्म में है कि सादिक अली खान साहब जब माफ़ कीजिएगा, हाँ सादिक अली खान साहब यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, तो उनके ज़माने में ये रखा जाता था रिकॉर्ड के अब सीज़न जो है वो पाकिस्तान में कितनी शुगर आ रही है क्रशिंग के नतीजे में, उसकी एक्समिल प्राइस क्या होगी, और दुनिया में कहाँ कहाँ शुगर की शॉर्टेज है जहाँ एक्सपोर्ट करके हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और फिर जब पाकिस्तान में डाउन सीज़न होगा तो दुनिया में कहाँ कहाँ शुगर की क्रशिंग का अप सीज़न होगा, यानी कि क्रशिंग का आगाज़ हो रहा होगा, और हम सस्ती चीनी कैसे मंगवा सकते हैं। ये 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 क्यों नहीं है आपके पास फिगर्स। तो बस एक ढीला ढाला सा जवाब आया दोनों जानिब से, कुछ टेक्निकलिटीज़ में जाने की कोशिश की गई और ये नहीं बताया गया कि ये इंपोर्ट क्यों हो रही है। हमने ये भी बताया, और आपको याद होगा पिछले जब बजट पेश हुआ था तो उस वक्त भी हमने ये कहा था, और हमें किसी एक माहिर ने ये बात कही थी, उनका ये कहना था कि पिछला बजट जो है वो एक्सपोर्टर्स का था, उनको फ़ायदा पहुंचाया। इस मरतबा एक्सपोर्टर्स के लिए तो वो तमाम इंसेंटिव्स मौजूद है, उनको फ़ायदा होगा, लेकिन उनका ये कहना था कि ये इंपोर्टर्स का बजट है और ये इंपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, इसमें मिडिल मैन जिसे आड़ती कहा जाता है उसको बहुत फ़ायदा होगा, इंपोर्टर्स जो हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, और वही हो रहा है। नाज़रीन, जो गंदम के आदाद शुमार हैं, इस साल गंदम की जो पैदावार है वो 2.5 करोड़ टन से ज़्यादा हुई, यानी कि 25 मिलियन टन से ज़्यादा हुई गंदम पैदा, 1 आध लाख टन गंदम ज़्यादा पैदा हुई। लेकिन 66 लाख टन गंदम हुकूमत ने खरीदी, बाकी कहाँ है? क्या अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई? क्या कहीं और स्मगल कर दी गई? क्या हुआ है उसके साथ? किसी को कुछ नहीं पता, कोई बताने को तैयार नहीं। और इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं, और फिर जो महंगाई बढ़ रही है, आटा, दाल, घी, चीनी, प्याज, सब्जियों की कीमतें, तो ये अपोजिशन की तहरीक का इन हालात में अपोजिशन इन मामला से फ़ायदा उठाएगी, और फिर बड़े पैमाने पर आवाम इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आज ही हमने देखा पिछले एक हफ्ते में, पहले क्लर्क एसोसिएशन ने मुजाहरा किया, फिर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, उसके बाद सरकारी मुलाजमीन ने, मजदूरों ने एहतजाज किया, और आज लेडी हेल्थ वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त जबकि रात के तकरीबन 12:30 बजे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन हैं, उनके बच्चे हैं, क्लर्क हैं, उनके साथ और लोग हैं, वो डी चौक पर मौजूद हैं। डी चौक से ज़रा पहले जो अम्बेसी रोड चौक कहना ज़्यादा बेहतर होगा, इस्लामाबाद में वो वहाँ मौजूद हैं अपने एहतजाज के लिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक ही रद्द-ए-अमल आया, वो शहबाज गिल साहब का, और वो उनको कर्ज कर रहे हैं, यानी कि उनको बुरा भला कह रहे हैं। कोई ये सोचने पर तैयार नहीं है कि इन लोगों के मसाइल जेन्युइन हैं। कोई पाकिस्तान में अब आलम ये हो गया है कि अगर लोग अपने हक़ की जद्दोजहद करते हैं या अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और थोड़ा एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज, तो उसको बुरी निगाह से देखा जाता है। कोई ये नहीं देखता कि ये एहतजाज पर मजबूर क्यों हुए। अगर उनके मसाइल रहेंगे, अगर आवाम के मसाइल रहेंगे तो आवाम खुद भी एहतजाज करेंगे,
और अपोजिशन की तहरीक में भी शामिल होंगे। यही सबसे बड़ा खदशा है। नाज़रीन, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। हो सकता है कल मिले, मुलाकात हो सकता है परसों मुलाकात हो, लेकिन इस दरख्वास्त के साथ कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, अपने और अपने बच्चों के की हिफाजत कीजिए, एहतजाज किया, माफ़ कीजिएगा, एहतियात कीजिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल करें। और अगर आप समझते हैं कि एहतजाज से कोई मसला हल हो सकता है तो आप भी ज़रूर एहतजाज करें, लेकिन सियासी अंदाज में। और अपोजिशन से भी यही दरख्वास्त होगी कि एहतजाज का रंग पुरअमन होना चाहिए। और हुकूमत से भी देखते हैं, क्योंकि हुकूमत के इरादे तो ये नहीं रखते कि इस एहतजाज को पुरअमन रहने दिया जाएगा। नाज़रीन, खुदा हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में।